ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 6:15 6:50। देखिए अब हम करने वाले हैं द समरी ऑफ वाइस कैलिफ। हमने इस पर पिछली वीडियो में तफसील से गुफ्तगू की है और वर्ड्स मीनिंग हम इसकी लिख चुके हैं। अगले स्टेप में समरी डिस्कस कर रहे हैं। समरी में कैलिफ हारून रशीद, सुन लें, कैलिफ हारून रशीद वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। जो खलीफा हारून रशीद थे वो अपने इंसाफ के लिए और अपनी विजडम यानी दानाई की वजह से बहुत मशहूर थे, फेमस थे। वंस एक दफ़ा क्या हुआ, आकाजी ब्राउट, यहाँ टी आएगा, आकाजी ब्राउट अ केस, एक काजी जो जज, जो अदालत का वो काजी हुआ करता था जज उस ज़माने में, वो काजी साहब एक केस लेकर आए। ब्राउट का मतलब है लाना। ब्राउट केस बिफोर हिम, उनके सामने, खलीफा रशीद के सामने, विच ही कुड नॉट सेटल, जो वो खुद सेटल नहीं कर सकते थे। अब देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त लफ्ज़ आया इंग्लिश का, क्या, सेटल। अच्छा यहाँ पे यूँ भी कर सकते थे कि ही कुड नॉट सोल्व, कि वो इस मसले को हल नहीं कर सकते थे। तो जो मसला डिस्प्यूट होता है उसके लिए सॉल्व इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, सेटल नहीं कर सके, मसले को सॉल्व नहीं कर पाए। और अगर सॉल्व इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए ग्रामर के लिहाज से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने मैथ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहाँ पे सॉल्व आता है। नहीं समझे बात को? तो इस टाइप के मामलात में क्या लिखेंगे सॉल्व के लिए, सेटल। सेटल नहीं कर पाए, नहीं समझे बात को, डिसाइड नहीं कर पा रहा। इसको, इसका एक मतलब और भी होता है, डिसाइड नहीं करना। टू मैन, अब वो मसला क्या था वो आगे बयान किया। टू मैन, दो आदमी। अब एम एन का मतलब होता है वन मैन और एम ई एन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो टू मैन क्लेम्ड, दावा किया, ओनरशिप, मलकियत का, ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े की मलकियत का इन्होंने दावा किया कि ये हॉर्स उनका है, उसका है। दो आदमियों, दोनों ने यही दावा किया। पहला मैन, वन मैन वाज रिच, पहला आदमी रिच था, अमीर था बहुत, एंड द अदर वाज पुअर, और दूसरा गरीब था। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होना, और रिच का मतलब क्या होता है। तो गरीब होना कोई बुरा नहीं है और रिच होना भी कोई अच्छा या बुरा नहीं है। आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप रिच हैं या आप पुअर हैं, आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए। क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए? अगर आप अमीर हैं और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को छोटी निगाह से देखते हैं, नहीं समझे बात को, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। या कोई अगर गरीब है तो अपने आप को कमतर ना समझे, इज दैट क्लियर? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा हुआ है, तो उसको कभी भी खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। नहीं समझे बात को? तो कहाँ चलेगा हम लोग, फिर दोबारा हट जाते हैं अपने असल मौजू से, कोई नई बात में आ जाती है। वैन, हाँ जी, कहाँ थे हम लोग, बताइए। वुअर द कैलिफ, जो कैलिफ खलीफा थे, ऑर्डर्ड बोथ द मैन, दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया, टू टच द हॉर्स वन बाय वन, कि दोनों इस घोड़े को टच करें वन बाय वन, यानी बारी बारी। तो पहले किसको चांस दिया, पहले किसको ऑर्डर दिया, बेगर को। व्हेन बेगर टच द हॉर्स, जैसे ही बेगर ने हॉर्स को टच किया, उसकी पीठ को टच किया, तो क्या हुआ, इट विंस्ड, घोड़ा जो इट इस्तेमाल हुआ है हॉर्स के लिए, इट विंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक हिज टचिंग। तो जो घोड़ा था वो विंस हुआ, यानी उसने नाराज़गी का इजहार किया, पीछे हट गया वो। नहीं समझे बात को? जिससे आप बैल लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए, गाय और बैल लेकर आते हैं, अगर वो नाराज़ हो, आप टच करें तो क्या होता है, फिर पीछे भागता है ना वो आपकी टचिंग को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आदी नहीं है आपका। उसके बाद फिर आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते जब उसके खिलाते पिलाते तो आपसे हिल जाता है। नहीं समझे बात को? वो फिर आपके साथ क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। चले, इट मीन्स एज इफ इट डिड नॉट लाइक हिज टचिंग, बेगर की टचिंग को उसने पसंद क्यों नहीं पसंद किया, कि वो गरीब था इसलिए नहीं, क्योंकि वो उसका हॉर्स ही नहीं था, उसका मालिक पुअर नहीं था, उसका मालिक तो रिच मैन था। तो देखें आगे, इसलिए आगे क्या हुआ, ऑन द टच ऑफ द रिच मैन, अब रिच मैन ने टच किया उसे दूसरे टर्न पे, ऑन द टच ऑफ द रिच मैन इट स्नोटेड, चिल्लाया, एंड नेक्ड, हिनहिनाया, घोड़े की आवाज़ सुनी आपने, हिनहिनाता है वो, फिल्मों में सुनी होगी ना आवाज़ आपने, विथ प्लेजर, खुशी के साथ, कि जैसे उसको किसी अपने ने छू लिया हो। उसके बाद क्या हुआ आगे, द कैलिफ डिक्लेयर्ड, कैलिफ, जब डिक्लेयर का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब कोई हतमी हुक्म देना हो, क्या देना हो, हतमी फैसला करना हो, यानी बिल्कुल हतमी तौर पे, जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश ना हो, तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिक्लेयर का। द कैलिफ डिक्लेयर्ड हिज जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या है, इंसाफ, अपना जो इंसाफ है, जजमेंट है, वो डिक्लेयर कर दिया, डेट द हॉर्स बिलोंग टू द रिच मैन, बिलोंग का मतलब है ताल्लुक़ होना, क्या मतलब है, द हॉर्स जो है वो बिलोंग टू द रिच मैन, के
हॉर्स का ताल्लुक रिच मैन से, यानी रिच मैन का हॉर्स है ये, बेगर का हॉर्स नहीं है। अब जबकि राज खुल गया और पता चल गया खलीफा को अपनी अक्लमंदी और दानाई की वजह से कि ये हॉर्स जो है वो रिच मैन का है, बेगर का नहीं है, तो फिर किसको फिक्र लगेगी? बेगर को। ही फॉरगेव द बेगर, फिर उसने उसके बाद बेगर को उसके झूठ की, हालांकि उसने झूठ बोला था, उसके बावजूद उसे माफ़ कर दिया। फॉरगेव का मतलब है माफ़ कर देना। द रिच मैन आल्सो फॉरगेव हिम, और रिच मैन ने भी उसको माफ़ कर दिया। नहीं समझे बात को? क्यों दोनों अपराध ने क्यों माफ़ किया बताइए भाई? माफ़ी किसको मांगनी चाहिए थी? बेगर को माफ़ी किससे मांगनी चाहिए थी? खलीफा से, काजी से, या रिच मैन से? तो खलीफा ने क्यों माफ़ किया? खलीफा रूलर है, मुस्लिम रूलर है, अथॉरिटी खलीफा के पास है। केस किसके पास आया है? खलीफा के पास आया है। तो डिसीजन खलीफा ने लेना है कि हाँ, खलीफा ने डिसीजन तो लेना है, लेकिन किसके बिहाफ पे लेना है? रिच मैन के बिहाफ पे लेना है कि अगर रिच मैन माफ़ कर देगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो यही हुआ बाद में। रिच मैन ने भी क्या किया फिर? द रिच मैन आल्सो फॉरगेव हिम, उसने भी माफ़ कर दिया। एंड ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि एक और नेक काम किया, क्या? एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने की अशरफियाँ दे दी, मुट्ठी भर सोने की अशरफियाँ अपनी जेब में से निकाल के किसको? गरीब आदमी को, ताकि उसका भला हो जाए और अपने लिए वो आसानी पैदा कर सके। तो उसके इस एक्ट को पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। इज दैट क्लियर? जिससे सब खुश हो गए और नेकी, बदी का बदला आपने नेकी से दे दिया। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। समरी हो गई। उसके बाद अब हम रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे अब हम? इतनी बहस के बाद अब रीडिंग होगी।